नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को लीफ कलर चार्ट द्वारा धान में पोषक तत्व प्रबंधन के साथ साथ फूल गोभी में समसामयिक क्रियाओं की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिनका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में होगी मौसम की खबर। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। इस समय धान में सिंचाई व्यवस्था, खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ उर्वरक प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। धान में पोषक तत्वों की उचित मात्रा निर्धारित करने में लीफ कलर चार्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रही हैं पूसा संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर कपिला शेखावत। पौधे की मांग के आधार पर पोषक तत्व उपलब्ध कराने को परिशुद्ध पोषक तत्व प्रबंधन या प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं। इसके लिए कई उपकरण और तकनीकें हैं, जैसे ग्रीन सीकर, स्पैड मीटर या क्लोरोफिल मीटर और न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। लेकिन इन सभी में एक बहुत ही सरल, आसान, कम लागत वाला और बहुत व्यवहार्य विकल्प है लीफ कलर चार्ट, जिसे धान, गेहूं और मक्का जैसी प्रमुख फसलों में नाइट्रोजन प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। पौधे में पत्ती का हरापन नाइट्रोजन की सांद्रता का प्रतीक है, इसलिए गहरा हरा रंग यानी नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा और हल्का हरा रंग यानी कि नाइट्रोजन की मांग, ये एक बहुत ही हैंडी यंत्र है जिसमें हल्के हरे रंग से गहरे हरे रंग तक कई शेड्स होती हैं और हर शेड के नीचे एक अंक दिया रहता है। अब अगर धान की बात करें तो फसल लगभग जब 15 से 20 दिन की होती है तब हम लीफ कलर चार्ट से रीडिंग लेना शुरू करते हैं और लगभग हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर पुनः इसकी रीडिंग्स ली जाती है। यदि आपका खेत बहुत बड़ा हो तो आप 4-5 भागों में उसे बांट सकते हैं और हर भाग से कम आपको 10 पत्तियों का चुनाव करना होगा जो रोग और कीटों से मुक्त हो, और जो यंगर लीफ या जो नई पत्ती है उसका आपको चुनाव करना होता है। लीफ कलर चार्ट की रीडिंग लेने का सबसे सही समय होता है सुबह 7-8 बजे, जब धूप ना हो। और जब भी आप रीडिंग ले, आप ध्यान रखें कि प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा आपके पत्ती और लीफ कलर चार्ट पे ना पड़े, क्योंकि कई बार इससे मिलान में दिक्कत होती है। और कोशिश करें कि एक ही व्यक्ति सभी जगह से लीफ कलर चार्ट की रीडिंग ले, जिससे त्रुटि होने का चांसेस सबसे कम रहते हैं। पत्ती का मिलान आपको इन शेड्स के साथ करना होगा और यदि यहाँ आपकी पत्ती का रंग है तो आपका स्कोर होगा 3.5। बासमती किस्मों की यदि हम बात करें तो 3.5 या उससे कम की रीडिंग आती है। जो आपने 10 पत्तियों का चयन किया है उसमें से 6 पत्तियां यानी 50% से ज्यादा पत्तियां यदि 3.5 या उससे कम की शेड में मैच करती हैं तो आपको 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में देना होगा। वहीं यदि आपकी कोई संकर किस्म है या इनब्रेड लाइन्स आप लेते हैं तो 4 या उससे कम का अगर स्कोर है 10 में से 6 पत्तियों का, तो आपको करीब 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपलब्ध कराना होगा। देखिए, इस समय पौधे पे और लीफ कलर चार्ट पे धूप नहीं आ रही। यदि धूप में लेना भी पड़े आपको रीडिंग तो आप अपनी ही उसको किसी छाया से कर लीजिए, तभी आप पत्ती का लीफ कलर चार्ट से मिलान कीजिए। और हम देख रहे हैं कि ये बासमती धान में अभी करीब 4.5 के आसपास इसकी जो लीफ है वो एकदम परफेक्ट मैच कर रही है। यहाँ पर देखिए पत्ती गहरे रंग की है और यहाँ पे ये जो 4.5 स्कोर है, इसका मतलब अभी फसल की मांग नहीं है। ये फसल लगभग 60 दिन की है और इस समय अगर हम परंपरागत तरीके से देखें तो एक नाइट्रोजन की मांग रहती है, लेकिन लीफ कलर चार्ट के आधार पर ये अभी मांग नहीं दिखा रहा, तो हम इसके अंदर इस स्टेज पर अभी नाइट्रोजन की उपलब्धता नहीं कराएंगे। कई बार ये देखा गया है कि पत्तियां इन दोनों के बीच में कहीं मैच करती हैं।
उस परिस्थिति में आप इन दोनों अंक का औसत भी कर सकते हैं। जो शोध हमने किए हैं उसमें यह पाया गया है कि यदि आपका जो परंपरागत रोपाई वाला धान है तो उसमें आप 15 दिन के आसपास, फिर 45 दिन के आसपास और करीब 60 से 65 दिन पर लीफ कलर चार्ट की रीडिंग जरूर लीजिए। वहीं यदि अगर आपका डीएसआर या धान की सीधी बुआई का खेत है तो आप करीब 20 से 25 दिन पर, 45 दिन के आसपास और फिर 60 से 65 दिन के आसपास लीफ कलर चार्ट की रीडिंग जरूर लीजिए और मांग के आधार पर आप नाइट्रोजन को उपलब्ध करा सकते हैं। यदि 60 से 65 दिन के बाद भी नाइट्रोजन की मांग दिखाई जाती है तो आप बासमती धान में करीब 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और इनब्रेड या संकर किस्मों के लिए करीब 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा भी दे सकते हैं। जो धान गेहूं फसल चक्र में शोध हुए हैं उनसे यह पाया गया है कि उपज में कमी के बिना लीफ कलर चार्ट आधारित नाइट्रोजन प्रबंधन से करीब 20 से 30% नाइट्रोजन की बचत होती है और साथ ही जो नाइट्रोजन उपयोग दक्षता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। सब्जियों में फूल गोभी एक महत्वपूर्ण फसल है जिसे वर्ष भर उगाया व खाया जाता है। सब्जी, सूप, पकौड़े और अचार के रूप में इसका घरेलू उपयोग हम सभी करते हैं। साथ ही किसानों की आय के लिए भी यह उत्तम स्रोत है। फूल गोभी में अच्छी उपज लेने हेतु महत्वपूर्ण समसामयिक कृषि कार्यों की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण सिंह। आजकल अगेती फूल गोभी की बढ़वार या कटाई का समय है। इसमें उचित सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरकों का प्रबंधन और साथ ही साथ कीट बीमारियों की उत्तम प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। सिंचाई के लिए लगभग 5 से 7 दिन के अंतराल पर मध्यम सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए लगभग 35 से 40 दिन की जब फसल हो जाती है तो निराई गुड़ाई करवा के मिट्टी चिढ़ाने की व्यवस्था करें। उर्वरकों के प्रबंधन के लिए जो बची हुई शेष मात्रा है लगभग 60 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य डलवाएं। और साथ ही साथ रोग और कीड़ों की बात करें तो अगेती फूल गोभी में 2 मुख्य रोग हैं। एक काला पत्ती धब्बा रोग जिसको भूरा पत्ती धब्बा रोग भी कहते हैं और साथ ही काला सड़न। इसमें जो भूरा पत्ती धब्बा रोग है उसमें गोल आकार के पत्तों पर हल्के धब्बे बनते हैं जो धीरे धीरे बाद में फूल के ऊपर भी दिखाई देने लग जाते हैं जिससे बाजार भाव नगण्य हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर या इंडोफिल M45 45 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर दोबारा से करें। जो काला सड़न बीमारी है उसमें पत्तों के ऊपर कोणीय आकार के पत्तों के सिरों की तरफ धब्बे बनते हैं और ये एक जीवाणु जनित बीमारी है। इसकी रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 400 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 40 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। साथ ही इन दोनों बीमारियों से ग्रसित पत्ते हैं उनको खेत से निकालकर गड्ढे में जरूर दबाएं। कीड़ों की बात करें तो 2 मुख्य कीड़े इस समय आते हैं। एक है जिसको तंबाकू की सुंडी कहते हैं और दूसरा है पात गोभी की तितली। तंबाकू की सुंडी है वो हल्की मटमैले रंग की होती है और पात गोभी की तितली की जो सुंडी है वो हरे रंग की होती है लेकिन उस पर काले धब्बे होते हैं। इन दोनों की विशेषता ये है कि शुरुआती अवस्था में पत्तों को खुर्च करके खाते हैं और इसमें पत्तों को नीचे की तरफ ऐसे पत्तों को देखते हैं तो एक झुंड में बहुत सारी सुंडियां दिखाई देती हैं। इसलिए किसान भाई इसको ऐसे पत्तों को खेत से निकाल करके बाल्टी में डाल के और किसी गड्ढे में दबाएं जिससे कि ज्यादा तितलियां ना बने। इनके बचाव की बात करें जो इंडोक्सीकार्ब 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से या स्पाइनोसाइड 3 ml प्रति 10 लीटर के हिसाब से छिड़काव अवश्य करें। समय रहते यदि किसान ट्रैप लगाते हैं जिसको फेरोमोन ट्रैप्स कहते हैं वो लगाते हैं तो जो तंबाकू की सुंडी है उसकी समस्या और कम हो जाती है। इसके लिए लगभग 13 से 15 ट्रैप्स प्रति हेक्टेयर की दर से लगाने होते हैं। साथ ही यदि बात करें मध्य पछेती समूह की जिसकी अभी बुआई का समय हो गया है और किसान भाई इसकी बुआई कर रहे हैं, एक बात महत्वपूर्ण है खेत की तैयारी। लगभग अच्छी तैयार 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं और साथ ही साथ 120 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 50 से 60 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य दें। साथ ही साथ यदि एक सलाह और भी है कि जो किसान अगेती फूलगोभी की खेती कर रहे हैं और उनमें उन खेतों में यदि बोरोन की कमी दिखाई देती है या कैल्शियम की कमी दिखाई देती है, ऐसे क्षेत्रों में बोरेक्स 3.3% का घोल का छिड़काव करें और कैल्शियम के लिए लगभग 300 किलो भुजा हुआ चूना प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य दें।
इसके साथ ही जो पछेती समूह है, जिसको स्नोबॉल कॉलीफ्लोवर भी कहते हैं, उसकी भी बुआई का समय आने वाला है अक्टूबर के महीने में। उसके लिए उचित किस्मों की व्यवस्था करें। यदि स्नोबॉल समूह की बात करें तो पूसा स्नोबॉल KT25, पूसा स्नोबॉल K1 और पूसा स्नोबॉल हाइब्रिड 1 और पूसा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 103, ये किस्में हैं जो अभी अक्टूबर या नवंबर 15 तक लगाई जा सकती हैं। इसके बीज की व्यवस्था किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली या इस संस्थान के केंद्रीय कार्यालय कटराइन से इसके बीज मंगवाए जा सकते हैं और इसके लिए लगभग 400 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। विशेष ध्यान रखें कि हमेशा बीज की बुआई के समय 2 ग्राम प्रति किलो की दर से अवश्य उपचारित करें। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। देश भर से कई किसानों ने धान के पत्तों में भूरे धब्बे पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। कई किसानों ने धान में पत्तियों के सिरों के गलने एवं भूरे सफेद धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में शीत ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु टेबुकोनाजोल एवं ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन दोनों को मिलाकर 200 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में तुरंत छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर 7 से 10 दिन बाद पुनः छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से शुभम कुमार जी ने पपीते के पत्तों के पीले पड़कर मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पपाया रिंग स्पॉट वायरस का प्रकोप हुआ है। इसके नियंत्रण हेतु तुरंत ग्रसित पौधों को खेत से हटा दें। 7 दिन के अंतराल पर 3 बार जीव रस की 400 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें या प्लेनोफिक्स की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 12 दिन के अंतराल पर 3 बार 1 एकड़ में छिड़काव करें। संजीव धरतेवाल सहित कई अन्य किसानों ने धान में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में स्टेम बोरर का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु क्लोरनट्रोनिलिप्रोल की 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ में उपयोग करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 11 सितंबर को गांगी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तटीय और उत्तर आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में, 11 और 12 सितंबर को तेलंगाना में, 12 और 13 सितंबर को मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तटीय कर्नाटक में, 11 से 13 सितंबर के दौरान उत्तराखंड, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, असम और मेघालय में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और उससे सटे उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी, मध्य बंगाल की खाड़ी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तट, महाराष्ट्र, गुजरात तट, पूर्व मध्य अरब सागर, उत्तर पूर्व अरब सागर, दक्षिण और पश्चिम और इससे सटे पश्चिम मध्य अरब सागर और सोमालिया तट में 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इन क्षेत्रों में उद्यम न करें। 14 से 16 सितंबर के दौरान पश्चिमी तट, मध्य और पूर्वी भारत में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। साथ ही गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा और मेघालय में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।